मैं दीपक सर आपकी ऑनलाइन क्लास में जो है आपका स्वागत करता हूँ। आज हम यहाँ पर जो है नदी तंत्र के बारे में बात करते हैं, जो उत्तराखंड के जो है मुख्य नदी तंत्र हैं और यहाँ से बनने वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो पेपर के लिए जो है अति आवश्यक हो जाते हैं। खास खास पॉइंट्स को जो है मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करूँगा जो पेपर की दृष्टि से जो है आते ही आते हैं मतलब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नदी तंत्र। नदी तंत्र, अब सबसे बड़े क्वेश्चन ये है कि उत्तराखंड में कुल कितने नदी तंत्र हैं और मुख्य कितने नदी तंत्र हैं। अगर हम कुल नदी तंत्रों की बात करें तो मुख्य नदी तंत्र हैं 3, और अगर हम जो है कुल नदी तंत्र की बात करते हैं तो नदी तंत्र हैं 5, जो खास खास नदी तंत्र हैं। अब इनमें मैं सबसे पहले जो है डिस्क्राइब कर रहा हूं कि जो है सबसे पहले अलकनंदा भागीरथी, अलकनंदा भागीरथी नदी तंत्र। दूसरा आता है यमुना टॉन्स नदी तंत्र। और तीसरा जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं काली नदी तंत्र। ये 3 प्रकार के मुख्य हैं, यानी कि ये ऐसे नदी तंत्र हैं जो ग्लेशियर रेंज से जो है संबंध रखते हैं। ग्लेशियल कह सकते हैं आप नदी तंत्र जो है, जो सदाबहानी और बहुत बड़े क्षेत्र को, उत्तराखंड के भाग को जो है कवर करते हैं, वो जो है ये 3 नदी तंत्र हैं। अगर हम इसमें भी और अंदर जाएंगे तो यहां पर जो है इसी के अंतर्गत 2 नदी तंत्र और बन जाते हैं, जिसमें पहला आता है गंगा नदी तंत्र, और दूसरा आता है मुख्य रूप से रामगंगा नदी तंत्र, पश्चिम रामगंगा नदी तंत्र। तो हम यहां पर जो है मुख्य इन 3 नदी तंत्रों को जो है मुख्य रूप से डिस्क्राइब करते हैं, और यहीं से जो है खास जो है क्वेश्चन पेपर में भी जो है बनते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारा नदी तंत्र जो है कवर हो जाता है, और इनको भी अगर हम इंक्लूड करते हैं तो ये जो है कुल मिलाकर के 5 नदी तंत्रों में जो है समाहित उत्तराखंड के क्षेत्र में जो है वितरित हो जाता है। अब इन नदी तंत्रों की भी अपनी विशेषताएं। अगर हम कहते हैं कि उत्तराखंड के वह नदी तंत्र जो उत्तराखंड की सीमाएं निर्धारित करती है, तो वो जो है एक तो पूर्व में काली नदी तंत्र, जो है उत्तराखंड के पूर्वी भाग को जो है क्या करती है, नदी बनाती है, नेपाल के साथ सीमा बनाती है। देखिए, जब हम जो है ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में 2 प्रकार के सीमांकन जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक तो जो प्राकृतिक सीमांकन, जो प्राकृतिक पॉइंट जो है होते हैं, नेचुरल जो पॉइंट होते हैं, वो जो सीमा का निर्धारण करते हैं उनको प्राकृतिक सीमा कहा जाता है। तो हमारे पास जो है जो पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है वो करती है काली नदी नेपाल से उत्तराखंड को जो अलग करती है, और ये क्षेत्र जो है मुख्य रूप से काली नदी तंत्र के नाम से जाना जाता है। विशेषता इसकी सबसे इंपॉर्टेंट ये है काली नदी तंत्र की, कि काली नदी तंत्र जो है उत्तराखंड का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। सबसे बड़ा नदी तंत्र, सबसे बड़ा नदी तंत्र का मतलब है कि 252 किलोमीटर इसकी रेंज है। इतनी लंबा जो है नदी तंत्र जो है किसी और का नहीं है, ये सबसे लंबा नदी तंत्र है। तो प्रभाव क्षेत्र की दृष्टि से जो है ये सबसे बड़ा नदी तंत्र जो है मुख्य रूप से हो जाएगा, और उत्तराखंड की पूर्वी सीमा बनाता है। वैसे पूछ लिया जाता है कि जो है उत्तराखंड की जो है पूर्वी सीमा किस नदी तंत्र के द्वारा निर्धारित होती है, तो वो होती है काली नदी तंत्र के द्वारा निर्धारित होती है। एक ये है। दूसरा क्वेश्चन जो है यमुना टॉन्स, ये जो है यहां से क्वेश्चन ये बनता है, कॉमन क्वेश्चन, कि उत्तराखंड की पश्चिमी सीमा का निर्धारण जो है किस नदी तंत्र के द्वारा किया जाता है, या कौन सी नदी तंत्र जो है पश्चिमी सीमा में प्रवाहित होती है।
ठीक है। तो मुख्य रूप से जो ये नदी तंत्र है ये हमारी पश्चिमी सीमा का जो है निर्धारण करता है, ठीक है। तो ये नदी तंत्र जो है हमारे पास, जो ये नदी तंत्र है, ये एक तो सबसे छोटा नदी तंत्र है उत्तराखंड का, सबसे छोटा नदी तंत्र। मुख्य नदी तंत्रों में जो मैंने ये मुख्य नदी तंत्र के अंतर्गत जो है विभाजित कर रखा है, इसमें सबसे छोटा नदी तंत्र जो है यही है यमुना नदी तंत्र। 136 किलोमीटर 136 किलोमीटर जो है मुख्य रूप से इसकी जो है रेंज है, ठीक है ना। जो अपने उद्गम स्थल से उत्तराखंड में, जो उत्तराखंड से बाहर निकल जाती है, 136 जो है किलोमीटर रन करती है, ठीक है। तो सबसे छोटा है ये इन तीनों में, ठीक है ना। और सबसे पश्चिमी यानी कि हमारा हिमाचल प्रदेश के साथ और जो है पश्चिमी जो सीमा है वो प्राकृतिक सीमा बनाती है। सबसे पश्चिमी सीमा का निर्धारण जो होता है वो जो है इसी नदी तंत्र के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो तीन विशेषताएं होगी, एक तो सबसे छोटा नदी तंत्र है, ठीक है, एक तो सबसे छोटा नदी तंत्र है, दूसरा सबसे पश्चिमी नदी तंत्र है, और तीसरा जो है मुख्य रूप से ये जो है इस रेंज का यानी कि हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाला प्राकृतिक नदी तंत्र। आपको जो है राजनीतिक सीमा का जो है निर्धारण भी पता होना है कि जो है किसके अंतर्गत जो है हम इस सीमा को जो है अलग, इसको जो है सीमा बना रहे हैं, किंतु जो है पॉलिटिकल पॉइंट के अंतर्गत जो है हम इसको जो है डिवाइड करके अगर बना रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश और जो है उत्तराखंड के बीच जो है मुख्य रूप से ये जो है क्या बनता है, सीमा बनाता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। फिर आते हैं अलकनंदा तंत्र, अलकनंदा भागीरथी तंत्र। एक तो ये जो है मध्य हिमालय का, ये पूर्वी हो गया, ये पश्चिमी हो गया, और मध्य हिमालय का सबसे बड़ा मध्य हिमालय यानी कि बीच का, यानी कि अपने उत्पन्न स्थल से लेकर के अपने उद्गम स्थल से लेकर के उत्तराखंड के जो है बीच वाले भाग का, हिमालय के जो है मतलब जो है पूर्वी और पश्चिमी सीमा के बीच, पूर्वी तथा पश्चिमी सीमा के मध्य जो है यह नदी तंत्र प्रमुख है। पूर्वी और पश्चिमी सीमा के बीच जो है मध्य हिमालय के अंतर्गत जो है यह नदी तंत्र सबसे महत्वपूर्ण है, ये आपको जो है याद रखना है, ठीक है ना। तो हम जो है जब इस नदी तंत्र के बारे में पढ़ते हैं तो पानी की मात्रा के अनुसार, यानी कि जो पानी का मात्रा है, तो पानी की मात्रा के अनुसार जल संभार की दृष्टि से सबसे बड़ा नदी तंत्र जो है मुख्य रूप से इसको कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें जो है अलकनंदा भी बड़ी नदी है और भागीरथी भी एक बड़ी नदी है, ठीक है ना। तो ये जो है मुख्य रूप से हम जो है इसको पढ़ते हैं, इस नदी तंत्र की जो है प्रमुख विशेषता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब बात करते हैं गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र जो है देवप्रयाग के बाद कौन होती है? देवप्रयाग के बाद जो नदी इसमें मिलती है वो जो है गंगा नदी के अंतर्गत जो है गिनी जाती है। हरिद्वार जितनी भी नदियां जो इसके अंतर्गत आएगी वो गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत आएगी। अगर हम पश्चिम रामगंगा की बात करेंगे तो ये जो है मध्य हिमालयी क्षेत्र से निकलने वाली, बहने वाली नहीं बल्कि निकलने वाली जो है महत्वपूर्ण नदी तंत्र और सबसे बड़ा नदी तंत्र है। मध्य हिमालय में जो है मुख्य रूप से बहने वाला सबसे बड़ा नदी तंत्र कह सकते हैं आप, ठीक है। इस तरीके से हम जो है इस नदी तंत्र को जो है इनकी विशेषताओं के आधार पर पढ़ते हैं। अब हम वन बाय वन जो है पढ़ते हैं कि जो है कौन कौन से। मैंने अलकनंदा भागीरथी तंत्र इसलिए सबसे आगे रखा क्योंकि ये सबसे बड़ा है, खास पॉइंट है, और यहाँ पर जो है ये कवर हो जाएगा। तो क्वेश्चन बनने वाला जो प्रकार होता है यहाँ से सबसे ज्यादा मुख्य रूप से बनते हैं, ठीक है। इसलिए इसको सबसे पहले हम लेते हैं। अलकनंदा उपतंत्र। अब हम उपतंत्र पढ़ेंगे। वो जो है पूर्ण तंत्र था भागीरथी अलकनंदा, लेकिन या अलकनंदा या भागीरथी जो भी है
अब हम एक एक करके पढ़ते हैं, तो जो है ये अलकनंदा जो है उपतंत्र बन जाएगा। उप मतलब उसका छोटा भाग, ठीक है ना, मुख्य तंत्र का जो है छोटा भाग। तो हम सबसे पहले जो है इसको शुरू करते हैं कि हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि उत्तराखंड में बहने निकलने वाली, हम उत्तराखंड की बात करते हैं अगर, तो उत्तराखंड में जो है बहने वाली नदी तंत्र की जो है दो उत्पत्तियां बताई जाती हैं, एक धार्मिक उत्पत्ति और एक होता है भौगोलिक उत्पत्ति। हर किसी की, हर नदी तंत्र का जो है यही है कि जो है उसकी जो धार्मिक उत्पत्ति अलग है और इसकी जो है ज्योग्राफिकल उत्पत्ति जो है अलग है। अगर हम बात करेंगे तो जो है भौगोलिक उत्पत्ति की अगर हम बात करते हैं तो जो अलकनंदा तंत्र है, अलकनंदा तंत्र जो है ये, अगर हम ज्योग्राफी की बात करेंगे तो ये अलकापुरी बांध ग्लेशियर से निकलती है। अलकापुरी बांध ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। यह ग्लेशियर जो है भागीरथी खर ग्लेशियर और सतोपंथ ग्लेशियर के बीच में जो है नीचे आकर के जो है बीच में अलकापुरी बांध ग्लेशियर आता है। इन दोनों के बीच में जब जो है नीचे उतरते हैं तो जो है अलकापुरी का हमारे धार्मिक शास्त्रों में भी बहुत बड़ा योगदान है। पवित्र भूमि इस क्षेत्र को कहा जाता है, आर्यों की तपोभूमि इस क्षेत्र को कहा जाता है, मनु का मूल निवास स्थान इस क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है ना। अलकापुरी की जो है बहुत सारी विशेषताएं हैं, ठीक है। तो ये जो है क्षेत्र अपने प्राचीनता के आधार पर भी चर्चित है। ऐसा नहीं कि पहली बार ज्योग्राफी में ही इस शब्द का प्रयोग हुआ है जो ग्लेशियर के रूप में, ऐसा नहीं है। हमारे जो है धार्मिक शास्त्रों में या ऋग्वेद में जो है अलकापुरी का जो है प्रयोग हुआ है। अलकापुरी को जो है आर्यों का मुख्य भूमि क्षेत्र भी कहा जाता है उत्तराखंड के अनुसार, उत्तराखंड के इतिहास के अनुसार अगर हम चले तो मनु का निवास स्थान कहा जाता है, ठीक है ना। अलकापुरी को जो है कुबेर की राजधानी भी कहा जाता है, ठीक है। तो इतनी विशेषताएं जो है इस स्थान को जो है दी गई है। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि अलकनंदा नदी की धार्मिक उत्पत्ति कहां से होती है, तो धार्मिक उत्पत्ति के लिए फिर जो है देखना होता है कि इसका जो मुख्य क्षेत्र पॉइंट, तो वो बता रखा है एक ताल, सतोपंथ ताल, ये धार्मिक उत्पत्ति है। सतोपंथ ताल जो है ऋग्वेद में वर्णित जो है एक पवित्र ताल है, ठीक है, जिसे क्षीर सागर के नाम से जाना जाता है। क्षीर सागर के नाम से जाना जाता है। इस सतोपंथ ताल को क्षीर सागर कहा जाता है, यानी कि खीर का कुंड जो है इसको कहते हैं, ठीक है ना। इसे सत्यपंथ सरोवर भी कहा जाता है। सत्यपंथ सरोवर जो है मुख्य रूप से इसको कहा जाता है, इस क्षेत्र को, इस ताल को कहा जाता है, ठीक है। यह ताल है तिकोना, इस प्रकार से तिकोना है, 3 कोने हैं इस ताल के। और इस ताल के बारे में ये कहा जाता है कि ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश के लिए समर्पित ताल है, ठीक है ना। तो इसे त्रिब्रह्म ताल भी कहा जाता है। त्रिब्रह्म ताल के नाम से भी जो है मुख्य रूप से इसे संबोधित किया जाता है। तो ये सब प्राचीन मान्यताएं हैं इस ताल के बारे में, जो है मुख्य रूप से पेपर में जो है यदा कदा पूछ लिए जाते हैं कि क्षीर सागर किस तालाब का या पवित्र ताल का जो है प्राचीन नाम है, या सत्यपंथ सरोवर या त्रिब्रह्म सरोवर जो है मुख्य रूप से यहाँ पर आते हैं। हम आगे बढ़ते हैं तो जो है अलकापुरी के बारे में तो मैंने बता दिया कि यहाँ पर जो है मुख्य रूप से ये प्राचीन, इसको जो है मनु का निवास स्थान कहते हैं, इसको जो है कुबेर की राजधानी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये तपोभूमि, आर्यों की तपोभूमि कहा जाता है। ये जो है मुख्य रूप से उत्तराखंड की किताबों के ऊपर प्राचीन विशेषताएं इनकी रही थी, ठीक है। अब जब ये नदी जो है अलकापुरी बांध ग्लेशियर से निकलती है तो थोड़ा सा आगे जाकर के एक प्रपात बनाती है, एक प्रपात ये नदी बनाती है, ठीक है। इसको कहते हैं वसुधारा जलप्रपात। जल प्रपात 112 मीटर इसकी हाइट है, 112 मीटर इसकी ऊंचाई है,
और बड़ा पवित्र स्थल जो है मुख्य रूप से इसको माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन ने इसी वसुधारा नामक स्थान पर ही जो है अपना धनुष त्याग दिया था। धनुषधारी जो थे अर्जुन, उन्होंने अपना धनुष जो है मुख्य रूप से इसी स्थान पर जो है त्यागा था। ठीक है, इस प्रकार से महाभारत के अनुसार जो है इसका इस धारा जलप्रपात का जो है मुख्य रूप से वर्णन मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक महत्वपूर्ण भाग बन जाता है। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहां पर एक नदी आती है, एक प्रमुख नदी आती है और ये नदी जो है निकलती है देवताल से। देवताल से निकलती है। देवताल रत्ताकोना ताल से निकलती है ये नदी। ठीक है ना, यहां से निकलती है। यहां पर जो है इस नदी का नाम है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी इसका नाम। ठीक है, और सरस्वती नदी जाकर के मिलती है केशव प्रयाग। केशव प्रयाग में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, तो जो है ये एक प्रथम और मुख्य नदी जो है इसको कहा जा सकता है। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे कि इस सरस्वती नदी का भी क्या कहीं पर वर्णन है, तो बहुत बार जो है हमारे धार्मिक शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में मुख्य रूप से सरस्वती नदी का भी वर्णन मिलता है। ठीक है, उत्तराखंड की अगर कथाओं की बात करें तो वो जो है आर्यों की जन्मस्थली इसी नदी को मानते हैं। इस नदी को जो है आर्यों की जन्मस्थली कहा जाता है। आर्यों की जन्म स्थली इस नदी को कहा जाता है। ये तो आर्यों की तपोभूमि थी, जहां पर जो है संघर्ष किया, जहां निवास किया, बड़े विकास किया उन्होंने, अलगापुरी। ठीक है, लेकिन जहां से ये नदी निकलती है नदी घाटी में, सबसे पहले जो है आर्यों का होना बताया जाता है और आर्यों की जन्मस्थली जो है इसी नदी घाटी को जो है मुख्य रूप से कहा जाता है, जैसे कि उत्तराखंड की किताबें जो है मुख्य रूप से बताती हैं। ठीक, ये नदी जिस स्थान पर आती है उस स्थान का भी बड़ा धार्मिक महत्व है। ठीक है, और इस स्थान से जो है सबसे पहले आर्यों ने जो है दक्षिण की तरफ जो है प्रस्थान करना शुरू किया था, ऐसे कहा जाता है, क्योंकि आर्यों को मनु की संतानें कहा जाता है। ठीक है, और इसी स्थान से जो है मुख्य रूप से वो जो है दक्षिण की तरफ जो है मूवमेंट किए थे, ऐसा जो है मुख्य रूप से हम पढ़ने को मिलता है। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब माणा के पास जो है, माणा यहां पर स्थित है, माणा। ठीक है ना, माणा गांव, और माणा के पास मतलब 4 किलोमीटर के आसपास जो है ऊपर जाकर के यहां से निकलती है ये देवताल जो है रत्ताकोना, जहां से सरस्वती नदी की उत्पत्ति होती है। माणा ऊपर जाकर उत्तर की तरफ जो है जाकर के मुख्य रूप से ये। ठीक है, माणा का भी प्राचीन नाम मणिभद्रपुरी मिलता है। मणिभद्रपुरी मुख्य रूप से माणा का नाम मिलता है। ठीक है, और भोटिया जनजाति का एक जो है मुख्य गांव जो है ये। ठीक है, उस भारत का सबसे सीमांत गांव भी इसको कहा जाता है। सबसे सीमांत गांव, सबसे सीमांत गांव जो है मुख्य रूप से माणा को कहा जाता है। इसी नदी घाटी के पास जो है मुख्य रूप से स्थित है, नदी के पास स्थित है। ठीक है ना, तो ये एक महत्वपूर्ण भाग है। अगर हम धार्मिक की बात करें तो यहां पर एक धार्मिक कुल है जिसका वर्णन जो है प्राचीन ग्रंथों में यानी कि महाभारत के अनुसार भी जो है होता है। तो ये जो है इसका नाम है भीमकुल। भीमकुल जो है मुख्य रूप से यहीं पर स्थित है। इसका निर्माण जो है भीम के द्वारा किया गया था, इसलिए जो है ये भीमकुल जो है मुख्य रूप से चर्चित है। तो हमने जो सरस्वती नदी के बारे में जो है मुख्य रूप से जो पढ़ा वो ये है कि जो है एक तो इसकी उत्पत्ति होती है देवताओं से, दूसरा जो है आर्यों की जन्मस्थली, तीसरा जो है माणा के पास जो है इसी नदी के पास जो है माणा स्थित है, इसको जो है मणिभद्रपुरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो ये गांव जो है सबसे सीमांत गांव भारत का जो है कहा जाता है। ठीक है, ये एक जो है महत्वपूर्ण भाग जो है हो जाता है। इसी नदी पर जो है एक पुल है जिसका नाम जो है भीमपुल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये है। अब जो केशव प्रयाग है इसको पहला प्रयाग नहीं माना जाता है, इसको पहला प्रयाग नहीं माना जाता है। ऐसा क्या कारण हो सकता है?
ठीक है ना। तो याद रखना कि जो हमारे ग्रंथ हैं, प्राचीन ग्रंथ, सरस्वती नदी की ही एक अलग धारा, मतलब वही नदी अलकनंदा के रूप में जो है जानी जाती है, वर्णित की गई है। सरस्वती नदी की ही एक अलग धारा जो है मुख्य रूप से वो जो है अलकनंदा को कहा गया है। और जो प्रयाग होता है वो दो नदियों का संगम होता है, दो नदियों का संगम होता है। तो इसलिए दोनों नदियां एक ही हैं, इसलिए जो है मुख्य रूप से इस नदी को मुख्य भाग जो है नहीं कहा जाता है। मतलब जो है दोनों नदियां एक होने के कारण प्रयाग मुख्य प्रयाग नहीं बनाती, ठीक है ना। इस तरीके से जो है ये एक महत्वपूर्ण भाग है, मतलब चर्चित स्थान है यहाँ, ठीक है। प्रयाग होने पर भी प्रयाग नहीं है, पूर्ण रूप से पंच प्रयागों में नहीं गिना जाता, ठीक है ना। तो पंच प्रयागों में जो है इसको नहीं गिना जाता। ये थोड़ा सा जो है नीचे आते हैं हम, थोड़ा सा नीचे आते हैं तो जो है एक और नदी जो है निकलती है दक्षिण की तरफ से, इस तरफ से, जिसका नाम है लक्ष्मण गंगा। लक्ष्मण गंगा। और लक्ष्मण गंगा जो है निकलती है कहां से, ये निकलती है हेमकुंड से, हेमकुंड से जो है ये नदी निकलती है। इसे लक्ष्मण सरोवर भी कहा जाता है, लक्ष्मण सरोवर भी जो है मुख्य रूप से इसको कहा जाता है, ठीक है। इसको जो है लोकपाल ताल भी कहा जाता है। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है कि लक्ष्मण गंगा की उत्पत्ति जो है कहां से होती है, लक्ष्मण सरोवर, लोकपाल ताल, या हेमकुंड, या दंड पुरुषणी ताल, दंड पुरुषणी ताल भी कहते हैं इसको, दंड पुरुषणी ताल, अगर इनमें से जो है कहीं से भी बता दिया जाता है तो जो है आप जो है लक्ष्मण गंगा को जो है मुख्य रूप से करेंगे कि ये जो है नदी यहां से निकलती है, ठीक है। ये है, अब लक्ष्मण गंगा है नीचे और ये मिलती है गोविंद घाट में, गोविंद घाट में मिलती है, गोविंद घाट में जो है मुख्य रूप से ये नदी जो है आकर के मिल जाती है, ठीक है ना। तो जो केशव प्रयाग और गोविंद घाट है, इन दोनों के बीच में एक पवित्र स्थान जो है आता है, ठीक है। उस पवित्र स्थान का नाम, ये पवित्र स्थल है मुख्य रूप से ये है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ स्थित है, बद्रीनाथ जो है यहां पर स्थित है। और जो ये बद्रीनाथ है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी स्थान से, जहां से जो है बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ के नीचे से ही जो है अलकनंदा नदी को नाम मिलता है विष्णुपदी गंगा, विष्णुपदी गंगा कहते हैं कि जो है जो ये नदी है वो जो है विष्णु के पैरों को छूने के लिए जो है बद्रीनाथ के पास चली जाती है और फिर ये अपनी जगह पर वापस आ जाती है। तो इसलिए जो है इसको विष्णुपदी गंगा के नाम से संबोधित किया जाता है। इसलिए ये स्थान जो है मुख्य रूप से चर्चित है बद्रीनाथ के बाद। अगर क्वेश्चन कभी इस तरीके से बनता है हमारा कि किस स्थान के बाद जो है अलकनंदा नदी को विष्णुपदी गंगा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन में कुछ भी हो सकते हैं। तो बद्रीनाथ के बाद जो है मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि इसके बाद जो है इसको विष्णुपदी गंगा के नाम से संबोधित किया जाता है, ठीक है। और बद्रीनाथ की जो है मुख्य रूप से विशेषता तो आप जानते ही हैं कि बद्रीनाथ जो है हमारे बड़ा चारधाम और छोटा चारधाम यात्रा का जो है मुख्य पड़ाव है, धार्मिक यात्रा का जो है मुख्य पड़ाव है, ठीक है। भारत के जो है संपूर्ण भारत के चारधाम में भी और उत्तराखंड के चारधाम में भी जो है इस स्थान को जो है विशेष रूप से याद किया जाता है या जो है जाना जाता है। तो ये जो है मुख्य रूप से इस तरीके से हम पढ़ते हैं। अब जो ये गोविंद घाट में जो नदी आकर के मिली लक्ष्मण गंगा, तो ये भी जो है हाँ, इसमें एक नदी आती है, बहुत चर्चित नदी है, आप इसको इस तरीके से समझेंगे, ठीक है। इसका नाम है, इस नदी का नाम है पुष्पावती, पुष्पावती नदी आकर के मिल जाती है लक्ष्मण गंगा में। जिस स्थान पर पुष्पावती नदी मिलती है उसको कहते हैं घाघरिया, घाघरिया कहते हैं या घाघरिया, घाघरिया स्थान पर जो है मुख्य रूप से ये आकर के मिल जाती है।
घाघरिया जब यहाँ पर जो है मुख्य स्थान है, तो ये जो है, और पुष्पावती नदी को जो है फूलों की घाटी की जो है जीवन रेखा भी कहा जाता है। फूलों की घाटी की जीवन रेखा, की जीवन रेखा जो है इसको जो है मुख्य रूप से कहा जाता है पुष्पावती नदी। ठीक है ना। तो ये जो है एक जो है क्या है, महत्वपूर्ण भाग है घाघरिया, और यहाँ पर जो है मुख्य रूप से इसका जो है वर्णन मिलता है। ठीक है। ये अभी कुछ समय पहले जो है राज्य सरकार की तरफ से एक रोपवे प्रोजेक्ट जो है मुख्य रूप से चलाया गया था, जिसमें प्रस्तावित है एक है गोविंद घाट से घाघरिया और घाघरिया से हेमकुंड जो है ये रोपवे प्रोजेक्ट जो है मुख्य रूप से लगाने की जो है कार्य योजना बनी थी, लेकिन इस पर अभी तक कुछ ऐसा कार्य हुआ नहीं है। ठीक है। लेकिन प्रस्तावित है, मतलब अगर कभी आएगा कि किस नदी क्षेत्र में जो है या किस क्षेत्र में जो है सबसे बड़ा जो है रोपवे प्रोजेक्ट को प्रस्तावित किया गया है, तो वो गोविंद घाट से घाघरिया और घाघरिया से हेमकुंड जो है मुख्य रूप से ये इसको जोड़ने की जो है बात की जा रही है। ठीक है। तो ये जो है एक महत्वपूर्ण विशेषता जो है इसकी हो जाएगी। इस आधार पर जो है फिर हाँ एक नाम और याद आ रहा है इसका, ये जो है इसका नाम जो है भ्यूडार घाट के नाम से भी जाना जाता है। इसी नदी को, लक्ष्मण गंगा को भ्यूडार घाट के नाम से भी मुख्य रूप से इसे जो है जाना जाता है या पहचाना मुख्य रूप से जाता है। ठीक है। तो ये जो है एक महत्वपूर्ण विशेषता इसकी है। अब थोड़ा सा अगर नीचे आते हैं गोविंद घाट से, तो यहां पर एक पवित्र स्थल और स्थित है। यहां पर एक पवित्र स्थल और स्थित है जिसका नाम है पांडुकेश्वर। पांडुकेश्वर जो जगह है इसको जो है पांडवों की जन्मस्थली के रूप में यह स्थान चर्चित है। ठीक है। पांडवों की जन्म स्थली कहा जाता है किसको? पांडुकेश्वर। ठीक है। और ये जो नदी है, इसी नदी के किनारे जो है ये पांडुकेश्वर नामक स्थान जो है स्थित है। महाभारत में भी इसका वर्णन है और इस तरीके से जो है हम इसको पढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो अब जो ये जो है मुख्य रूप से हम यहां पर जो है जब हम इसको जो है पढ़ते हैं तो ये एक नदी और आती है यहां से बाईं तरफ से आकर के मिलती है, जिसका नाम है पश्चिम धौली गंगा। धौली गंगा, पश्चिम धौली गंगा जो है मुख्य रूप से निकलती है धौलागिरी पर्वत, धौलागिरी से निकलती है पर्वत के कुनलुन श्रेणी से, कुनलुन श्रेणी से जो है मुख्य रूप से ये नदी निकलती है पश्चिम धौली गंगा। पश्चिम धौली गंगा जो है एक चर्चित नदी रही है हाल फिलहाल के दिनों में। वो इस तरीके से रही है कि एक तो जो है सबसे बड़ी बात इसकी एक मुख्य सहायक नदी है जिसका नाम है ऋषि गंगा। ऋषि गंगा, ठीक है ना, ऋषि गंगा। अब जो ये ऋषि गंगा है मुख्य रूप से ये ऋषि गंगा जो है नंदा श्रेणी से निकलती है। नंदा श्रेणी जो है मुख्य रूप से नंदा देवी पर्वत से जो है निकलती है और आती है और ये मिल जाती है कहां पर? रैणी नामक। अब तो याद आ गया होगा रैणी। रैणी जो है हाल फिलहाल के दिनों में बहुत ज्यादा चर्चित रहा, इसलिए कि यहाँ पर जो है एक बड़ी बाढ़ आई थी और इसी के पास स्थित तपोवन प्रोजेक्ट यानी विद्युत परियोजना है जो है तपोवन, तपोवन इसी नदी घाटी में स्थित है। तपोवन प्रोजेक्ट जो है पूर्ण रूप से तबाह हो गया था। अभी जो है जो कुछ समय पहले जो है जो आपदा आई थी, तो अगर ये पूछा जाता है माना कभी कि किस नदी में बाढ़ के कारण जो है तपोवन क्षेत्र जो है प्रभावित हुआ, तो उसके लिए जो है आपको ऋषि गंगा जो है याद रखना है कि ऋषि गंगा में जो है आई भीषण बाढ़ के कारण जो है ये। और रैणी गांव इसे जो है गौरा देवी का जो है जन्मस्थली भी कहा जाता है। ठीक है। इस तरीके से जो है मुख्य रूप से ये रैणी गांव जो है चर्चित रहा अभी कुछ समय के पहले। इसके अलावा जो है गणेश घाट, इसकी सहायक नदियां हैं गणेश घाट, गिरथी, ठीक है, कियो घाट। ये घाट गदेरे जो होते हैं छोटी नदियों को घाट कहा जाता है। तो ऋषि गंगा की जो सहायक नदी है वो है
गणेशगढ़, गिरथी, कीव जो है मुख्य रूप से ये यहाँ पर जो है स्थित है। तो याद रखना कि ये जो है नदी आकर के मिल जाती है कहाँ पर, विष्णुप्रयाग, विष्णुप्रयाग में आकर के मिल जाती है। विष्णुप्रयाग उत्तराखंड का प्रथम प्रयाग कहा जाता है। प्रथम प्रयाग, उत्तर से दक्षिण की ओर पढ़ा जाता है प्रयागों को, तो ये जो है उत्तराखंड का पहला प्रयाग पढ़ा जाता है। क्वेश्चन एक बार ये आया हुआ है कि किन दो पर्वतों के बीच में जो है ये विष्णुप्रयाग स्थित है, तो याद रखना कि ये स्थित है जय और विजय पहाड़ियों के बीच, विजय पहाड़ियों के बीच में जो है मुख्य रूप से ये स्थित है। ठीक, अगर तीसरा क्वेश्चन जो है यहां से आता है कि मानव शून्यता स्थान जो है किस प्रयाग को कहा जाता है, यानी कि जो है सबसे कम मानव या बिल्कुल ना के बराबर मानव जो है किस स्थान पर जो है मुख्य रूप से मिलता है, तो इसे मानव विहीन क्षेत्र भी कहते हैं। मानव विहीन क्षेत्र प्रयाग में कहते हैं, मानव विहीन क्षेत्र जो है इस प्रयाग को, क्योंकि आप अगर देखेंगे देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, गणन प्रयाग, इन चार प्रयागों में जो है जन अधिकता मिलती है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ना और बिल्कुल कम मात्रा में जो है लोग यहाँ पर निवास करते हैं, इसलिए इसे जो है मानव विहीन क्षेत्र या जो है मानव शून्य क्षेत्र भी जो है मुख्य रूप से कहा जाता है। तो ये जो है एक चर्चित स्थान है। थोड़ा सा नीचे आते हैं हम, तो एक और नदी जो है आकर के मिलती है, एक और नदी आकर के मिलती है, इस नदी का नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी निकलती है नंदा घुंगटी से, नंदा घुंगटी से निकलती है। अब ये नंदा घुंगटी जो है से निकलने के बाद जो है ये नदी जब आगे बढ़ती है तो इसमें एक और सहायक नदी आकर के मिल जाती है, चौफुलिया घाट, चौफुलिया घाट आकर के मिल जाती है, और इस स्थान पर है विकास नगर घाट, विकास नगर घाट के नाम से इसको जाना जाता है। चमोली में स्थान स्थित है, ठीक है ना, घाट में आकर के चौफुलिया घाट जो है मिल जाती है इस नदी। फिर नंदाकिनी आगे बढ़ती है और नंद प्रयाग में जो है आकर के ये नदी मिल जाती है। तो क्वेश्चन जो है सबसे पहले यही पूछा जाता है कि नंद प्रयाग का प्राचीन नाम क्या है। एक और नाम जो है इसके जो है मुख्य रूप से मिलता है नंद प्रयाग का, और इसका नाम है कंदासु। कंदासु के नाम से जो है इसको मुख्य रूप से जाना जाता है। कंदासु क्षेत्र जो है ये स्थित है और इसको जो है मुख्य रूप से कहते हैं राजा नंद की प्राचीन राजधानी भी कहते हैं इसको। राजा नंद की जो है प्राचीन राजधानी के नाम पर कहते हैं कि इसको नाम जो है नंदप्रयाग पड़ा, ठीक है ना, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि नंदा देवी के नाम पर जो है इसका नाम नंदप्रयाग पड़ा, लेकिन जो भी हो ये स्थान जो है यहाँ पर स्थित है, ठीक है। और ये स्थान ये जो है उत्तर से दक्षिण की ओर जो है दूसरा एक महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक। तीसरा जो स्थान आता है वो आता है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग, और कर्णप्रयाग जो है में मिलती है पिंडर नदी, पिंडर नदी आकर के मिलती है पिंडारी ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर से जो है मुख्य रूप से ये नदी आकर के मिल जाती है। पिंडारी ग्लेशियर 3 जनपदों में स्थित है, पश्चिम में जो है चमोली से, उत्तर में जो है पिथौरागढ़ से, और फिर जो है ये बागेश्वर से। तो जो ये नदी निकलती है वो बागेश्वर वाले रेंज से निकलती है, बागेश्वर वाले रेंज से निकलती है नदी, ठीक है, और आ जाती है कर्णप्रयाग। आगे एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि उत्तराखंड के जो है किस स्थल पर कर्णशिला स्थित है, तो कर्णशिला जो है मुख्य रूप से कर्णप्रयाग जिस पर जो है कर्ण मंदिर स्थित है उसको कर्णशिला कहा जाता है। कर्णशिला मतलब पत्थर, ठीक है, तो कर्णशिला जो है यहीं पर स्थित है कर्णप्रयाग के पास। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, तो फिर अगला स्थान आता है जिसका नाम है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में जो नदी आती है वो मुख्य नदी है मंदाकिनी, मंदाकिनी, और मंदाकिनी मुख्य रूप से निकलती है चौराबाड़ी ग्लेशियर, चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है मंदाकिनी। अगर श्रेणी का नाम कहेंगे तो मंदरांचल श्रेणी, मंदरांचल श्रेणी जो है मुख्य रूप से निकलती है, ठीक है। और ये इसकी भी 2 सहायक नदियां हैं, एक है सोनगंगा, ये मिलती है सोनप्रयाग में,
सोनप्रयाग में आकर के मिलती है ये नदी, ठीक है। सोनगंगा निकलती है वासुकी ताल से, वासुकी ताल से निकलती है ये सोनगंगा, आकर के मिल जाती है सोनप्रयाग में। दूसरी नदी है मधुगंगा, मधुगंगा, मधुगंगा ये नदी निकलती है मुख्य रूप से मधमहेश्वर श्रेणी, मधमहेश्वर श्रेणी से निकलती है ये नदी और कालीमठ में आकर के मिल जाती है। कालीमठ रुद्रप्रयाग में आकर के जो है मिल जाती है। शक्तिपीठ है, ये प्राचीन स्थल है और मां काली का जो है मंदिर है, तो मुख्य रूप से ये यहाँ पर आ जाती है ये नदी। जो रुद्रप्रयाग है जहां पर मंदाकिनी जो है नदी आकर के मिलती है, इसको जो है प्राचीन कहा जाता है मंत्रांचल, सॉरी इसको रुद्रावत के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और लास्ट जो नदी आती है वो आती है भागीरथी नदी, और भागीरथी नदी जो है मुख्य रूप से आकर के मिल जाती है देवप्रयाग। अब मैं देवप्रयाग के बारे में जो है विस्तृत वर्णन दूसरे वाली पार्ट 2 वीडियो में बताऊंगा, लेकिन जो है अंतिम पंच प्रयागों में या जो है हमारी जो सप्त सामुद्रिक प्रदेश में जो है मुख्य रूप से अलकनंदा में मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं, वो जो है ये अंतिम नदी है भागीरथी नदी। तो ये जो है भागीरथी नदी निकलती है कहां से? गोमुख से। धार्मिक उत्पत्ति गोमुख से जो हम मुख्य रूप से इसकी होती है। तो इस तरीके से जो है हम क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं और देवप्रयाग के बारे में विस्तृत वर्णन में दूसरी वाली वीडियो में